और ये क्या होगा, डायरेक्ट जो एक्सियल फोर्स है उसकी वजह से, ठीक है, स्ट्रेस क्रिएट होगा। सिग्मा ए एफ अपॉन एरिया। फोर्स कितना है आपका, 4 किलोन्यूटन है, दिया हुआ है। फोर्स आपका 4 किलोन्यूटन दिया हुआ है, 4 किलोन्यूटन डिवाइडेड अपॉन एरिया। ये डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा ए एक्सियल फोर्स। तो तीन तरह के स्ट्रेसेस डेवलप हुए इसमें। एक तो ट्विस्टिंग की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ, दूसरा क्या है आपका, एक्सियल फोर्स की वजह से क्या हुआ, एक्सियल स्ट्रेस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो हेलो, जो इक्विवेलेंट मोमेंट का इक्वेशन है वो किसके लिए यूज होगा, ब्रिटल मेटल के लिए, बिकॉज मोमेंट से क्या आता है, नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, या फिर बोले टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से कौन ब्रेक होता है, ब्रिटल मटेरियल। तो उसकी जो चेक किया जाएगा वो उसी फॉर्मूले से चेक किया जाएगा। और इक्वेशन नंबर 8 क्या है, टी इक्विवेलेंट, ये शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा। इससे टी इक्विवेलेंट से क्या जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस से कौन ब्रेक होता है, डक्टाइल मटेरियल। तो शियर जब भी डक्टाइल मटेरियल पे ये लोड अप्लाई हो रहे होंगे, उस केस में आप टी इक्विवेलेंट निकालोगे, उसके बाद टाउ मैक्स निकाल लोगे। ठीक है, टाउ मैक्स निकाल लोगे कितना शियर स्ट्रेस। अगर वो शियर स्ट्रेस उसके शियर स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो मतलब फ्रैक्चर हो चुका होगा, कम है तो फ्रैक्चर नहीं हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट पे है तो उस केस में डायमेंशंस निकाली जाती हैं कि क्या डायमेंशंस होनी चाहिए। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए इसको। और जो कल की क्लास करने में कल था, दोनों को सॉल्व करना है। कुछ डेटा यहाँ पे गिवन मैंने दे दिया है, लिखा है इफ अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू a bending moment of 20 kilonewton meter, बेंडिंग मोमेंट मतलब n की वैल्यू दिया हुआ है, and a torque of 45 kilonewton meter, then find the diameter of the shaft considering, पहला considering मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसीडर किया जा रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका डायमीटर बताओ। ठीक है, दूसरा है शियर स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका डायमीटर बताओ। It is given that sigma YST is 250 megapascal, tau YS is 185 megapascal. ठीक है, sigma YST yield strength is tensile and tau YS is yield strength in shear. मतलब यहाँ पे आपको M इक्विवेलेंट और T इक्विवेलेंट दोनों निकालने होंगे। ठीक है, M इक्विवेलेंट और T इक्विवेलेंट दोनों निकालने होंगे। M is given how much, 20 kilonewton. T is given 45 kilonewton meter. Sigma YST is 250, tau YS is 185 megapascal. So D1 निकालना है सिग्मा YST के केस में, D2 निकालना है tau YS केस में। तो D1 और D2 दोनों एक ही मेंबर का ही डायमीटर है, बट एक बार कंसीडर किया जा रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ को, एक बार कंसीडर किया जा रहा है शियर स्ट्रेंथ को। सो फर्स्ट इज कंसीडरिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें पता है, देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये भी आप हटा सकते हो, ये सब हटा सकते हो, ये हटा दो इसको। आप डायरेक्ट, आपको पता है मोमेंट और टॉर्क दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एम इक्विवेलेंट निकालोगे। एम इक्विवेलेंट क्या होता है, और वो भी मैक्सिमम वाला, क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ से कंपेयर करना है। ठीक है, सिग्मा एम इक्विवेलेंट 1/2 एम प्लस अंडर रूट स्क्वायर। ठीक है, ये निकालोगे। ठीक, उसके बाद टी इक्विवेलेंट निकालोगे, ये क्या है, रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर कंसीडर करें, पहला केस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसीडर किया जा रहा है। मैं ये रफली कर रहा हूँ, आप लोगों को फेयरली करना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर आपको कंसीडर करना है, इसका मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगी सिग्मा 1 वही तो होता है मैक्सिमम, या बोले सिग्मा पी मैक्सिमम should be less than sigma YST, less than or equal to। ठीक है, जो जनरेट हो रहा है वो उसके स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए फॉर सेफ कंडीशन। तो सिग्मा पी मैक्स कितना होता है, 32 एम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई पाई टी क्यू, शुड बी लेस देन सिग्मा YST। सिग्मा YST गिवन है
250 मेगा पास्कल। यूनिट कन्वर्ट जो करना है वो कर लीजिएगा, ठीक है। 250 मेगा पास्कल, सपोज ये 250 है, यहाँ से डायमीटर निकल जाएगा, एम इक्विवेलेंट निकल जाएगा यहाँ से। ऐसे ही दूसरा क्या है, कंसिडरिंग शियर स्ट्रेंथ, उस केस में क्या आएगा, टाउ मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू टाउ वाई एस, ठीक है। वहां पे क्या आ जाएगा, 16 टी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय पाई डी क्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 185 मेगा पास्कल, ठीक है। इन केस में दोनों की वैल्यू निकालनी है डायामीटर की, D1 और D2, ठीक है। तो आज मैं 2 असाइनमेंट बोल रहा हूँ, एक तो प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन था वो, और अभी आज ये जो कर रहे हैं, दोनों का सॉल्यूशन बहुत ही प्रॉपर वे में निकाल के वहाँ पर अपलोड करना है। दैट इज द लेक्चर असाइनमेंट्स ऑफ 2 and 32 and 33, ठीक है। अटेंडेंस दीजिए। योशी सर नहीं है, योशी सर नहीं है, एक टॉपिक इस लेक्चर का छूट रहा है, प्रिंसिपल स्ट्रेंथ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। एक छोटा सा ये एग्जांपल ये था, ट्रिक था कि हम लोग टाउ थीटा निकालते हैं। टाउ थीटा का क्या होता है, मतलब ऑब्लिक प्लेन में शियर स्ट्रेस, ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। अब मैं बोलूँ टाउ थीटा की वैल्यू फॉर्मूला में रखने के बाद -20 आई है, ठीक है। और एक केस में आया है, तो इस केस -20 आया, माइनस मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब अगर साइन कन्वेंशन की बात की जाए टाउ थीटा के लिए तो क्या होनी चाहिए, सिग्मा थीटा से एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा है, हाँ, सिग्मा थीटा से एंटी क्लॉकवाइज में तभी होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ये दोनों को बनाना पड़ेगा अलग अलग, ये और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। तो सिग्मा थीटा मान लो आ चुका है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ चुका है, ठीक है। सिग्मा थीटा पॉजिटिव आ चुका है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस पे भी ऐसे होगा नॉर्मल, इस पे भी स्ट्रेच होगा, सिग्मा थीटा बाहर की तरफ होगा ना, दोनों पॉजिटिव है। तो टाउ थीटा नेगेटिव आया, किधर बनाऊंगा, इस पे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर टाउ थीटा होना चाहिए और इस पे इधर होना चाहिए, सही है या नहीं, सही है या नहीं, सही है सर, सही है ना। सिग्मा थीटा से इस वाले को देखो, इस वाले को, तो सिग्मा थीटा से इधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और इस वाले को देखोगे तो ऐसे जा रहे हैं, सिग्मा थीटा से टाउ थीटा पे जा रहे हैं तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव देख के इसका डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला के बाद वैल्यू आती है, तो इस वैल्यू को यूज करना है डायरेक्शन को शो करने में। तो पहला जो असाइनमेंट है कल का, जो कल का क्वेश्चन दिया था मैंने, उसमें टाउ थीटा की क्या पोजीशनिंग होगी, कैसे होगा, वो भी बताओगे आप थीटा पे, पूछा गया था कि नहीं उसमें टाउ थीटा। अब नहीं। अगर थीटा नहीं पूछा गया तो छोड़ दीजिए, बस ये समझ लीजिए एक बार, अगर टाउ थीटा पॉजिटिव आया +20 और सिग्मा थीटा में बोल रहा हूँ नेगेटिव आया है, ठीक है, उस केस में स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे थीटा पे, ये थीटा है, तो शियर स्ट्रेस जो टाउ थीटा उसका डायरेक्शन बता सकता है कोई, बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट, ठीक है। तो सिग्मा थीटा नेगेटिव आया, नेगेटिव कैसे होता है, कंप्रेसिव सिग्मा थीटा, यहाँ पे भी क्या होगा, कंप्रेसिव सिग्मा थीटा, ठीक है। तो टाउ थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब सिग्मा थीटा से क्लॉकवाइज में जाना ऊपर होगा, ध्यान रहे कि यहाँ पे यहाँ से देख रहे थे हम लोग, जो सिग्मा थीटा का जो हेड है वहां से देख रहे थे क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज रोटेट करना है कि एंटी क्लॉकवाइज,
तो इससे क्या जाना चाहिए, क्लॉकवाइज जाना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव आया है। क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऐसे ऐसे, टाउ थीटा ऐसे होगा तभी, तो टाउ थीटा यहाँ पे क्या होगा, ऐसे, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, ठीक है, तभी तो ये हाँ क्लॉकवाइज है, ऐसे, ये सिग्मा थीटा, ये टाउ थीटा, क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस पे कैसे हो जाएगा, ऐसे। इन दोनों में क्लॉकवाइज है कि नहीं है, क्या लग रहा है, ये आगे बढ़ा दो अगर चेक करना है तो, ये क्लॉकवाइज है। आया समझ में। yes sir. तो ये भी बहुत हाँ इम्पोर्टेंट सर है कि डायरेक्शन कैसा होगा। अब ये दोनों देखो ध्यान से, ये और ये, एक ये ऐसे है और एक ऐसे, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, क्लॉकवाइज बना रहे हैं ना। yes sir. क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऐसे इसका रूल नहीं बना सकते, इसका रूल ऐसे बनाना है सिग्मा थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसा रूल नहीं बनाना है। यहाँ पे देखो ये कैसा है, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा था, यहाँ भी क्लॉकवाइज है, लेकिन क्या है, नेगेटिव था, तो क्लॉकवाइज यहाँ भी था, यहाँ भी क्लॉकवाइज था, ठीक है। तो ये रूल नहीं बना सकते, हमको रूल बनाना है कैसे, सिग्मा थीटा को देखते हुए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।